अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ानुल हक और आज आपके सामने नफ्सियात के हवाले से जो कुछ हमने पढ़ा है उसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर हम जमा हुए हैं। यानी आज की क्लास में आप एक तरीक़े से अपना ही मुहासबा करेंगे, ठीक है। इसके अंदर तमाम चैप्टर शामिल हैं, इस तौर पर कि क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो सकता है। और पिछले सबक में हमने ये बताया था कि हमारे चैप्टर को बुनियादी तौर पर सिलेबस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से 40% इसका मार्क करने के लिए नहीं आ रहा है, %40 हिस्सा टीएमए का था, ठीक है। और पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए 60%। लेकिन याद रखिए कि ये जो टीएमए वाला हिस्सा है ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए आप कभी उन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। पहली बात तो ये, जो कुछ आपने पढ़ रखा है या टीएमए में तैयार कर रखा है वो आपके पास होना चाहिए। हर शख्स उसकी अगर पीडीएफ है तो हार्ड कॉपी अपने पास रख ले, ठीक है। सिर्फ पीडीएफ से तैयार आप नहीं कर सकते हैं, हार्ड कॉपी सबसे हर एक के पास होनी चाहिए और उसके बेस पे फिर आप अगले इन चैप्टर्स को तैयार करेंगे, ठीक है। 60% कौन से सबक शामिल हैं, नए सिलेबस पुराने सिलेबस में क्या फ़र्क है, ठीक है। कहाँ हमने मामूली तब्दीली देखी है, कहाँ कुछ ज़्यादा तब्दीली थी। बाज़ लेसन को हमने 2-2 चैप्टर में या 2 क्लासेस में कवर किया है ना। तो उन सब चीज़ों को आप नज़र में रखिए। पेपर आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये जो आपका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपके, ये आप पिछले इम्तिहान में आने वाला पेपर है ना, एग्जैक्टली ये वही। इसलिए आप इसको बहुत ही संजीदगी के साथ देखिए और कहीं अगर किसी किस्म की दुश्वारी आती है तो आप हमसे बराह रास्त क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर भी दिक्कत आएगी आप हमें इंडिकेट करेंगे और ये क्वेश्चंस हम मिल करके एक इंटरेक्टिव सेशन इसे बनाएंगे ताकि सॉल्व कर सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि पेपर का खाका कुछ इस तरीके से होगा। दिस क्वेश्चन पेपर बुकलेट कंटेन्स 39 प्रिंटेड पेजेस, यानी 39 पेज का ये सवालनामा होगा आपका। तो घबराना नहीं है इससे कि 39 पेज खाली सवाल होंगे तो हम लिखेंगे क्या, एक मर्तबा चीज़ें समझ लेंगे आसान हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों को शामिल किया गया है एक साथ, ठीक है ना। आपका हिंदी की जगह पे उर्दू आएगा, तो पेपर तो 39-40 पेज का होगा, लेकिन इसके अंदर दूसरा सब्जेक्ट शामिल होने की वजह से ये डबल हो गया है। यानी आप मान करके ये चलेंगे कि 20 सफ़े का करीब आपका सवालनामा होगा और उसमें ऑप्शन वाइज हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ा सा फैल गई हैं। आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये अंग्रेजी मीडियम है, हम कहीं कहीं पर हिंदी से भी मदद लेंगे ताकि आसानी से जो उर्दू की टर्म है उसे समझ सकें। आप जब उर्दू में सवालनामा सॉल्व करेंगे तब भी आप देखेंगे कि कई जगहों पर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। उस वक्त आप जिस सब्जेक्ट का रुजू करेंगे वो इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। यानी हिंदी वाला पोर्शन आप नहीं देखेंगे बल्कि अंग्रेजी वाला देख के उसे डिफाइन करेंगे या उससे समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, ये उसूल बना लीजिए, क्योंकि जो कॉपी इवेलुएट होती है वहां अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो अंग्रेजी वाले को ही फॉलो करते हैं लोग ज़्यादातर। तो आज का सबक, ये जो क्वेश्चन पेपर है गर्चे अंग्रेजी में है, इसे हम ट्रांसलेट करके समझ के और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि 39 पेज का ये है। यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, ये खाने दिए हुए हैं, इसके अंदर आप अपने रोल नंबर को फिल करेंगे। कोड नंबर ये देखिए आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है, सेट फला दिया हुआ है। अब आप इसको भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, सेट तो कई होते होंगे ABC करके, है ना, तो इसे हो सकता है कि कॉपी पर आपको मेंशन करना पड़े। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए यहां पर जगह मौजूद है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो कॉपी और पेपर दोनों में लिखनी होगी, है ना, नकल से और किसी तरीके की इधर उधर की बातें ना हो, इसलिए इन हिस्सों को इसमें शामिल किया गया है। फिर ये जो आपके मुम्तहिन मौजूद होंगे उनके सिग्नेचर होंगे, यानी 1-2 सिग्नेचर, यहां आप अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिस पर बहरहाल हमें तवज्जो देनी है। पहली बात ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया।
क्वेश्चन पेपर के भी फर्स्ट पेज पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। बाज लोग ये करते हैं कि सिर्फ कॉपी पर लिख दिया, कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो वो मसला बन जाता है उसके लिए कि कहीं ये आपने दूसरा पेपर तो नहीं लिया, इसके अंदर कुछ लिखा तो नहीं था, वगैरह वगैरह। अब ये नहीं मालूम यहाँ किस कदर सख्ती होती है। प्लीज चेक द क्वेश्चन पेपर टू वेरीफाई दैट द टोटल पेजेस एंड टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कंटेन्ड इन द क्वेश्चन पेपर आर द सेम एज दोज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज। आल्सो चेक टू सी दैट द क्वेश्चंस आर इन सीक्वेंटल ऑर्डर। यानी आपको ये भी चेक कर लेना है कि जितने क्वेश्चन की बात ऊपर की गई है क्या उतने वाकई हमारे सवालनामे में मौजूद हैं या नहीं। यानी अगर ऊपर अभी बताया गया ना कि 39 पेज का होगा, इतने क्वेश्चन होंगे, अब आप एक मर्तबा देख लीजिए फौरी तौर पर कि क्या 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन की बात की जा रही है तो ये हैं या नहीं है। अगर बीच में आप खड़े होंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। Making any identification mark in the answer book or writing roll number anywhere other than the specified places will be lead to disqualification of the candidate। यानी जहां रोल नंबर लिखना है आप सिर्फ वहीं लिख सकते हैं, कॉपी में भी। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी में कहीं भी रोल नंबर आप लिखें। बाज लोग ये करते हैं हर सफ़े पे रोल नंबर लिखते हैं, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं, ठीक है। इससे आपकी कॉपी पर फर्क आ सकता है। कहीं रोल नंबर नहीं लिखना है सिवाय उसके जहां लिखने का जो है लिखने को जहां कहा गया है। राइट योर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर। अब देखिए ऊपर जो कोड नंबर था ये कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। ये बार बार थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। राइट योर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर सेट ए ऑन द आंसर बुक, ठीक है। सेट नंबर भी लिखना है, क्वेश्चन का नंबर कोड नंबर भी। ए बी करके दो बातें और हैं। द क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश, हिंदी मीडियम ओनली। However, if you wish, you can answer in any of the languages listed below। तो इसके हिसाब से तो उर्दू में नहीं है क्वेश्चन पेपर। हाँ, ये तो बात है, अभी हमने बताया ना कि ये अंग्रेजी के साथ इनका पेपर उर्दू में होगा। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, ये चूंकि पेपर जो है हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग इसलिए इन्होंने बात की है हिंदी की। आपको जो पेपर मिलेगा उसमें उर्दू मीडियम की बात होगी, ठीक है। तो आपको उर्दू मीडियम में लिखना ही है बहरहाल, लेकिन आप हेल्प ले सकते हैं अंग्रेजी की। यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द लैंग्वेज यू हैव चूजन टू आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड इन द आंसर बुक। यानी अब आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं उस लैंग्वेज को आप आइडेंटिफाई कर देंगे या मार्क कर देंगे, वहां पर ऑप्शन रहेगा कि आप किस जबान में आंसर दे रहे हैं। If you choose to write the answer in the language other than Hindi and English, the responsibility for any errors, देखिए जो बात मैं अभी कह रहा था, responsibility for any errors, mistakes in understanding the question will be yours only। यानी अगर आप अंग्रेजी के अलावा या हिंदी के अलावा किसी भी जबान में जवाब दे रहे हैं, फिर आपकी कोई समझने में दिक्कत हो जाती है या जो बात वो कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आप पर छोड़ रहे हैं, ये आपकी गलती है। इसलिए आप उसे समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। कहीं कोई दिक्कत आए तो अंग्रेजी वाले से हेल्प ले लीजिएगा। ये सेम इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी और आपको पेपर जो मिलेगा उसमें उर्दू में रहेंगी। अब आइए पेपर के बारे में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस पेपर के बारे में। दिस क्वेश्चन पेपर बुकलेट कंटेन्स 2 क्वेश्चन पेपर्स, है ना। ये कौन सा हिस्सा है? अच्छा, ओल्ड न्यू वाला है, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि न्यू सिलेबस डिजाइन हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, पुरानी चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन 2 क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। आपको मिक्स नहीं करनी है चीजें, आपको मिलेंगी ही नए पैटर्न के हिसाब से। अब आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? 45, कंटेन्स 45 क्वेश्चन, ठीक है। 45 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 45 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये भी याद रखिएगा कि आपको इनमें से जो ऑप्शन मिलेंगे वो एक ही क्वेश्चन में 2 होंगे,
लेकिन आपको बहरहाल 45 क्वेश्चन करने हैं, यानी ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चंस में जो दो दो ऑप्शन थे आपने 20 कर दिए और उसे आप 40 के तौर पर गिनेंगे, नहीं, बल्कि आपको 40 क्वेश्चंस जो नंबर पड़े हुए हैं उनमें से एक एक, कहीं दो ऑप्शन है, कहीं एक ही है, कहीं ऑप्शन नहीं है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। मार्क भी मौजूद है हर क्वेश्चन के साथ। सेक्शन ए, इसके कई सेक्शन हैं इसलिए सेक्शन वाइज समझा रहे हैं कि किसमें क्या चीजें होंगी। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर्स 1 to 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कैरिंग 1 मार्क ईच। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक सवाल पर 1 नंबर मिलेगा। कितने क्वेश्चन होंगे? 20। अब इसमें से आपको सही सवाल मुंतखब करके उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 21 से 29 ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और यहां पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ये याद रखिएगा, फर्क होगा यहां पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 से 29 4 नंबर का होगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके 1 से लेकर के 29 तक रहेंगे, लेकिन इनमें सबके नंबर एक जैसे नहीं होंगे, थोड़ा सा फर्क होगा। कहीं पर 1 नंबर है, कहीं 2 नंबर है और फिर कहीं 4 नंबर है। क्वेश्चन की तादाद कम हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। इसमें 30 से 35 यानी 30 नंबर से लेके 35 नंबर तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी यहां आपको सिर्फ मार्क करना था, यहां बहुत मुख्तसर में लिखना है, ठीक है, लिखना है लेकिन बहुत मुख्तसर में, वेरी शॉर्ट, 2 मार्क्स ईच और हर सवाल का 2 नंबर होगा। 36 से 41 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच टू बी आंसर्ड। थोड़ा सा उससे ज्यादा आप 1 लफ्ज 2 लफ्ज का इजाफा कर सकते हैं, नंबर बढ़ गए 3 नंबर। फिर 42 से 45 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, समझ गए। और यहां पर आपको एक क्वेश्चंस का सही जवाब देने पर 5 नंबर मिलेंगे। और इसके लिए जो हुरूफ की तादाद इन्होंने मुतय्यन की है 80 से 120, इससे पहले वाले के लिए 50 से 80 और उससे पहले वाले के लिए 30 से 50। ये 3 पैरामीटर हैं, ठीक है। यानी आप जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उसका जवाब देंगे 30 से लेकर 50 अल्फाज में। 30 का मतलब अगर एक लाइन में आप 10 अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो 3 लाइन लिखेंगे, 30 लफ्ज हो गए, ठीक है, 30 अल्फाज हो गए। अगर आप 50 अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो आप 5 लाइन लिख देंगे, और अगर एक लाइन में 5-7 ही लफ्ज आ रहे हैं तो आप 7-8 लाइन लिख देंगे। इस तरह आप काउंट कर सकते हैं और जहन में एक खाका बन जाएगा कि हम कितनी लाइन लिखेंगे तो जवाब मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये चलिए ये लाइन ले लीजिए, कितने अल्फाज आए? क्वेश्चन 1, नंबर्स 2, 42 इसको भी मानिए एक नंबर, ठीक है, लफ्ज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑन एन एवरेज हम मानते हैं 8 या 7 या 10, उर्दू के हिसाब से अगर माने उसी के हिसाब से हम लाइन काउंट कर लेंगे। अगर 10 आ रहे हैं तो 5 लाइन में कितने हो गए? 50 हो गए। तो वहां आपको गिनना नहीं है बैठ के, ये पहले से अंदाजा लगा लीजिए और फिर वहां लिखिएगा बस। चलिए अब आ जाते हैं बराह रास्त क्वेश्चन पर। अच्छा, इसकी उत्तर पुस्तिका भी मिली है क्या? आंसर बुक भी मिली है? इन्होंने एक ये इंस्ट्रक्शन लिख रखा है ना, आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर टू बी गिवन इन द आंसर बुक गिवन टू यू। अच्छा, ये उसके लिए बता रहे हैं, हमें लगा कि कोई आंसर बुक बाद में दी गई है, ठीक है। हाँ, एक बात ये याद रखिएगा कि आप क्वेश्चन पेपर में मार्क नहीं करेंगे। बाज लोग ये गलती इसलिए वो दिया हुआ है कि आप जो मार्क करेंगे पेपर आपका नहीं जमा होगा, ठीक है, कॉपी जमा होगी तो कॉपी में मार्क करना है उसे, यहाँ पर पेपर में नहीं, यहाँ बस ऑप्शन दिया हुआ है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए। चलिए पहला सेक्शन शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है। आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। बताइए कौन बताएगा इसका जवाब? बुनियादी तौर पर यहां पूछा गया है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। आप मार्क करेंगे जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उसका कीवर्ड क्या है। उर्दू में अगर आपसे पूछा जाए इस सवाल को हम ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे कि नफ्सियात के जो बहुत अहम शोबे हैं वो क्या क्या है, पहले बुनियादी तौर पर।
तो यहां पर कौन सा लफ्ज आपको अपील करेगा सबसे पहले? नफ्सियात के शोबे। ठीक है, अब आपने नफ्सियात का शोबा पूरा छोड़ दीजिए जुमला, क्या कह रहे हैं? आपका जहन फौरन जाएगा सिलेबस के हिसाब से चैप्टर पर कि किस चैप्टर में नफ्सियात के हवाले से शोबों की बात की गई है। समझ गए? अब आप बताइए किस चैप्टर में बात की गई है, ब्रांच के बारे में या नफ्सियात के शोबों के बारे में? दूसरी चीज इसके अंदर आप ये भी मार्क कर लीजिए, विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट और पीपल के रिश्ते की भी बात है। दो चीजें हैं, यानी आपको यह बताना है कि नफ्सियात के शोबे कौन कौन से हैं, या बहुत सारे शोबे हैं, उनमें से वो शोबा जो इंसान और माहौल के रिश्ते की बात करता है क्या कहलाता है? बताइए। पहला जवाब है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, दूसरा है कम्युनिटी साइकोलॉजी, तीसरा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और डी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल मतलब माहौल से मुताल्लिक, कम्युनिटी मतलब आपके इर्द गिर्द की जो छोटी मोटी टोली होती है, ठीक है, कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं। डेवलपमेंटल तरक्की से मुताल्लिक, एजुकेशनल तालीम से मुताल्लिक। बताइए कौन सा जवाब सही होगा? किसी को अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए। जामिया नूरुल उलूम, ऑप्शन ए क्या है उसका? इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? इसलिए इंसान और माहौल के रिश्ते की बात की जा रही है, तो माहौलियात से मुताल्लिक नफ्सियात में ही ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, सही जवाब इसका ए। अगला क्वेश्चन, अब ये हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, किसी को अगर दिक्कत हो रही हो, कि मनोविज्ञान की उस शाखा की पहचान करें जो लोगों और भौतिक पर्यावरण के बीच अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, किसी को ये और ज्यादा मुश्किल लग सकता है, लेकिन किसी को आसान भी लगेगा। तो पर्यावरण मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और डी शैक्षणिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज इट्स अप्रोच इज, क्या है इसका अप्रोच? यानी हम साइकोलॉजी को एक साइंस का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वजह क्या है आपको बताना है। इन्होंने 4 वजह बताई हैं, इसमें कुछ वजूहात ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सही जवाब आपको फाइंड आउट करना है। इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड, टेंजिबल एंड एविडेंस बेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक बेस्ड, इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब आपको सिर्फ इसी में ऑप्शन नहीं लगा देना है, यहां पर 2 भी सही हो सकता है, 3 भी, 1 भी, और सब गलत हो सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन दिया है कि पहला और दूसरा सही है, कि दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, या पहला और चौथा। तो पहली बात तो क्लियर कि इसमें 2 सही हैं 2 गलत, है ना। 2 सही 2 गलत, क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन में ये दिया हुआ है 2 हैं 2 हैं। ठीक है, इससे ये बात पता चल गई कि 2 हमें इसमें सही जो है वो फाइंड आउट करना है, जिससे ये मालूम हो सके कि ये साइंस है। अब साइंस के बारे में आपको मालूम है कि साइंस क्यों है, बताइए। साइंस और मिथ एक दूसरे की जिद है, कौन बताएगा? साइंस को हम साइंस क्यों मानते हैं, या साइंस का बुनियादी जो है उसकी जो खूबी है वो क्या है? बताइए। जामिया नूरुल उलूम गठमान, दो जानू होके मत बैठिए, हाँ जवाब दीजिए। ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, हम साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? कौन बच्चियों में से कौन जवाब दे सकता है? नहीं, पहले मुझे आप ये बताइए कि साइंस को साइंस क्यों कहते हैं, साइंस की खूबी क्या है?
बताइए साइंस इतनी तरक्की क्यों कर रही है, वजह क्या है? और एक साइंटिस्ट जो होता है वो एक मजहबी इंसान से या किसी बाबा से, सूफी से अलग क्यों होता है? कोई वजह बता सकते हैं आप? देखिए ये बहुत बुनियादी बात है, सबको मालूम होनी चाहिए। साइंस हमेशा जो है एविडेंस पे बात करती है, सबूत, ठीक है, तथ्य। अगर आपके पास तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो आप कोई भी साइंटिफिक बात नहीं कर सकते। वो कहती है कि हाँ हम मानेंगे हवा है, लेकिन हम जब उसे फील कर लेंगे। आप कहते रहिए हवा है, अभी हम तो नहीं जान पाए हैं, आप कहते रहिए। इवन साइंस तो यहां तक कि इसीलिए उसका रास्ता तो बहुत दूर तक जाता है ना। जो निहिलिज्म का तस्वुर आता है, या आप कह सकते हैं जो मजहब बेजार लोग होते हैं, वजह उसकी बुनियादी तौर पर क्या हो जाती है? वो कहते हैं कि हम उन चीज़ों पर बहस करेंगे या तस्लीम करेंगे जिसे किसी ने देखा हो, सुना हो, महसूस किया हो, कुछ आसार दिखाई दे रहे हों, गरचे वो पूरी तरीके से गिरफ्त में ना आ रहे हों, तब हम उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो साइंस क्या करती है? एविडेंस जमा करती है, सबूत इकट्ठा करती है, फैक्ट पे बात करती है, इसलिए वो साइंस साइंस है। उसके मुकाबले में अकीदा जो होता है इंसान का, वो उस तरीके से सबूत नहीं पेश कर सकता। समझ रहे हैं? अब अगर कहा जाए कि किसी भी मजहबी, आप हर मजहब में इस तरीके की चीज़ें मौजूद हैं कि अगर आप उन पर गुफ्तगू करेंगे तो उस तरीके से सबूत नहीं पेश कर सकेंगे, सिवाय इसके कि हाँ फला किताब में लिखा है, फला ने ये बात कही है, फला रिवायत से ये बात आई है ना। लेकिन किसने उसको कितना महसूस किया है नहीं बता सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना। फिर वही तसव्वुर चला जाता है किस पर? इनकार पर। वो खुदा का इनकार, मजहब का इनकार, रसूल का इनकार, हर तरह की चीज़ों के इनकार पे आ जाता है ना। लेकिन ये नहीं मतलब है कि सारे साइंटिस्ट जो है वो मजहब बेजार होते हैं, उसमें भी अलग अलग इंतहाएं होती हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि एविडेंस साइंस में बुनियादी हैसियत रखता है। ठीक है, तो अब आप ये याद रखिए कि इसके मुकाबले में जो चीज़ें हैं, मजहब है, अकीदा है, ये उस तरीके से एविडेंस तथ्य नहीं रखते जैसे साइंस रखता है। साइंस उसी पर बिलीव करता है। इसीलिए जब आप साइंटिफिक बात किसी तरीके से कहते हैं तो उसका सबूत होता है। राह चलते को अगर आप पागल कह देते हैं, ये गलत बात है। अगर आप पागल कह रहे हैं तो ये आपकी उमूमी गुफ्तगू हो सकती है, रिसर्च बेस्ड नहीं हो सकती। रिसर्च बेस्ड तब होगी जब आप उसका सबूत भी पेश कर दें कि हमने ये इस पर टेस्ट किया है, ये चीज़ें इसके मुतालिक कही हैं और इससे ये नतीजा निकल करके आया है कि ये शख्स ज़हनी तौर पर अपना तवाज़ुन खो चुका है। समझ गए ना? ये फैक्ट है। आप हज़ारों टेस्ट इसके हवाले से देख सकते हैं। आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि आप जब नफ्सियाती तौर पर किसी का मुताला करते हैं तो उसके हवाले से गुफ्तगू इस तरीके से करते हैं कि आपके पास रिसर्च मौजूद है। ठीक है, अगर कोई ज़हीन है तो ज़हीन क्यों है? ये तो एक आम शख्स कह सकता है फला बहुत ज़हीन है, लेकिन आप अगर कह देंगे तो ये नफ्सियात के हवाले से बात नहीं होगी। आप साबित कीजिए कि ये ज़हीन क्यों है। पैटर्न आपको बताया गया, पैमाने बताए गए कि इस हवाले से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। कोई बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ क्यों है ये भी आप साबित करेंगे तब कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते। समझ गए? याद रखिए यहां एविडेंस, सबूत बहुत अहमियत रखता है। तो ये साइंस इसलिए है क्योंकि देखिए, पहला है इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड, यानी अंतर्ज्ञान और अवलोकन। यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या आपके अंदर की बातें जान लेती है और पहचान लेती है? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गर्चे इस पर अब रिसर्च हो रही है। आज ही मैंने देखा कि एक डिवाइस ऐसी तैयार कर रहे हैं साइंटिस्ट जो ख्वाबों को रिकॉर्ड करेगी, इंसानों के ख्वाबों को रिकॉर्ड कर लेगी। अब सोचिए टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है ना। तो अब ऐसा भी होता है, आप देखे होंगे कि बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं जो आपके दिमाग को रीड करती हैं, है ना। ऐसी भी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये कितना फैक्ट है नहीं है अभी उस पर उस तरीके से हम बात नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारे मन की बातें या गैब की बातें या उस तरीके की बातें नहीं बता सकती अभी साइंस।
ठीक है, तो गैब की बातें बताने वाला वो साइंस अप्रोच नहीं हो सकता है। ये फैक्ट, जैसे मौसम की बात होती है ना, मौसम देखिए, आप मौसम के बारे में जो खबर दी जाती है कितनी गलत हो जाती है, तो आप उन्हें गलत नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो महसूस किया, जो उनके पास सिंबल आए बादलों को, मानसून को, है ना, अलग अलग क्लाइमेट चेंज को देखते हुए उसके हिसाब से उन्होंने प्रिडिक्शन कर दी। संभावना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कभी, वो देखिए कि यानी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ बारिश होगी, जो है धूप रहेगी, इतने जो है परसेंट तापमान नीचे रहेगा ऊपर रहेगा, संभवता कहते हैं, वो इम्कान है, ज़रूरी नहीं है। और कभी होता है कि जिस दिन होता है बारिश नहीं होगी उसी दिन एकदम से बारिश हो जाती है, इतनी हो जाती है कि भर जाती, तो ये क्या है, अब ये कुदरत से आगे या जो सुप्रीम पावर है उससे आगे नहीं निकल सकती है ना। तो इसीलिए आप इसे गैब की बहरहाल आलिम नहीं मानेंगे साइंस को, तो ये जवाब आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है टेंजिबल एंड एविडेंस बेस्ड। अब देखिए एविडेंस की सारी बात ही हो रही थी, यहां पर लफ्ज ही आ गया एविडेंस, तो ये जवाब क्या है, सही है, इस पर हम सही मार्क कर लेते हैं अभी। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक बेस्ड, ये सही है गलत है, सही है, यानी ये भी सही, जाहिर सी बात है, हम कोई स्टडी करते हैं जब साइंटिफिक तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कह देते हैं। यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर पागल को भी आप पागल कहते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको कहना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा उसे, है ना। और हर कोई कह भी नहीं सकता क्योंकि वो आपसे सबूत लेने थोड़ी आया है, केस कर सकता है आप पे अगर आप ऐसा कह दे किसी को, ठीक है। फिर आ जाता है इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। हाँ, अब ये बताइए कि ये सुव्यवस्थित और क्रमबद्धता आधारित, तीसरा हो गया, चौथा क्या है, आत्मनिरीक्षण और अनुभव आधारित होती है, यानी क्या ये तजर्बे बेस्ड होती है, यानी जो कुछ साइंस कह रही होती है उसका तजर्बा होता है। और इसी तरीके से इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण पर मबनी होती है, यानी साइंटिस्ट जो कुछ कहता है वो उस पर बीत चुका होता है। ये सही है, नहीं है ना, वो भी फैक्ट पे बात कर रहा होता है, जरूरी नहीं कि उसके साथ वो हादसा हो चुका हो। इसलिए पहला जवाब गलत, दूसरा गलत। सही कौन कौन हुए, जिसमें दूसरा और तीसरे का ऑप्शन हो, बताइए इनमें से किस में है। पहले में फर्स्ट आ गया, गलत हो गया, दूसरा वाला तो सही था लेकिन फर्स्ट शामिल कर दिया इसलिए गलत। बी में देखिए सेकंड एंड थर्ड दोनों सही हैं इसलिए इसको आप मार्क करेंगे। सी गलत है क्योंकि इसमें थर्ड और फोर्थ, यानी थर्ड तो सही है लेकिन साथ में फोर्थ शामिल कर दिया इसलिए गलत हो गया। ये समझिएगा, क्वेश्चन बहुत घुमाते हैं चीजों को। अब कभी कोई कंफ्यूज हो सकता है, नहीं यार सेकंड तो सही है तो इसको हम काटे दे रहे हैं, क्यों काटे दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें अंदर इन्होंने फर्स्ट को भी शामिल कर दिया है। यही सूरत हाल यहाँ है। डी में देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ यानी दोनों गलत ही को इन्होंने उठा लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। अभी आपका सेकंड ही क्वेश्चन चल रहा है लेकिन आर लगा के या अथवा लगा करके, और वहां पर आपको उर्दू में लफ्ज मिल जाएगा या लगा के या कुछ और ऑप्शन, कि आप चाहे तो वो कर दे चाहे तो ये कर दे। ये दूसरे ही क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा कि 45 क्वेश्चन हैं तो 50 क्वेश्चन आपको नंबर के साथ मिल जाएं कि इनमें से 50 आप 45 कर दीजिए, नहीं, आपको वो 45 ही मिलेंगे लेकिन उसी में ऑप्शन होगा। तो अब आपने एक कर दिया है ना, वो मालूम है, तो इसको टच नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए। अगर आपने इसको कर दिया तो भी ये इवेलुएट नहीं होगा और आप तो ये समझेंगे कि हमने 3 क्वेश्चन कर दिए लेकिन एक्चुअल में कितने होंगे क्वेश्चन, 2 होंगे। तो इस तरीके से दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। चलिए हम भी इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वन ऑफ द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इज टू स्पेकुलेट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन व्हाट एंड व्हाई ऑफ बिहेवियर, दिस बेसिक गोल इज, यानी साइकोलॉजी के मकासिद के हवाले से गुफ्तगू की गई है। आमतौर पर हमने बताया ना कि हम नफ्सियात पढ़ रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए हम देखिए तालीम के शोबे में उससे आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, है ना। बच्चे की नफ्सियात इसलिए हम जानना चाहते हैं ताकि उसके समझने की, परखने की, सीखने की ताकत को महसूस कर सकें और उसके हिसाब से उसको सिलेबस दे सकें। अफराद के मुताल्लिक हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनसे हमारा वास्ता है, हम उन्हें समझ सकें और उनके मुताबिक डील कर सकें।
तो ये सब मकासिद में से है ना, इनमें से कई मकासिद हो सकते हैं जिस पर आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से हर उसमें मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, आपको उन्हें टच नहीं करना है। जरूरी नहीं कि आप पहला ही करें उनमें से, ठीक है, आपको दूसरा दोनों पढ़ लीजिए, पहले तौर पे देख लीजिए। ये नहीं कि आपने पहला कर लिया फिर आपको लगा कि यार दूसरा हम ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते थे, फिर आप मिस्टेक करेंगे, ठीक है। पहले दोनों एक नजर देख लीजिए, जो सही लगे उस पर जाइए। अ कंप्यूटर साइंटिस्ट वांट टू इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निटिव साइंस, यानी कोई एक साइंटिस्ट है जो कंप्यूटर का माहिर है और वो यानी कंप्यूटर के हवाले से कॉग्निटिव साइंस को बढ़ाना चाहता है, फरोग देना चाहता है। हाउ विल द साइकोलॉजिस्ट हेल्प इन दिस फील्ड, तो अगर कोई माहिर नफ्सियात उसके पास पहुंच जाता है तो वो उसकी क्या मदद कर सकता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि नफ्सियात के जो शोबे हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को जो जानती परखती, उसमें एक कॉग्निटिव भी है ना, जानकारी मालूमात से मुताल्लिक। अब जब एक कह सकते हैं आप माहिर नफ्सियात इंसान के मालूमात को देखता है तो उससे क्या सीखता है, वो मालूमात का असर उसके किरदार और रवैये पर क्या पड़ रहा है ना। अब देखिए, आपको अगर मालूम है कि ट्रेन की रफ्तार के सुस्त या तेज होने से सफर पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो आप ट्रेन के सुस्त या तेज होने से थोड़ा सा आपके रवैये पे फर्क आएगा। लेकिन अगर किसी को यह नहीं मालूम है कि इससे किसी किस्म का फर्क पड़ सकता है तो उसका रवैया एक जैसा रहेगा। सपोज दैट आप सर्विस करने जा रहे हैं, किसी ज़रूरी मीटिंग में जा रहे हैं और वहां वक्त मुतय्यन है, अब ट्रेन बीच में रुक जा रही है, गाड़ी रुक जा रही है, तो आपका रवैया बदल जाएगा, चिड़चिड़ाहट आपके अंदर पैदा होगी, बेचैनी झुल्लाहट होगी ना। लेकिन आप ही के साथ बैठा हुआ एक शख्स है जिसे ये नहीं मालूम है कि उसे कहाँ जाना है या किसी किस्म की जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, जब पहुंचेगी उतर लेंगे, कुछ है, उसके रवैये में आप किसी किस्म की घबराहट बेचैनी नहीं देखेंगे, है ना। या इसी तरीके से अगर कहीं आपको किसी बस्ती के हवाले से, गांव के हवाले से आपको ये मालूम हो जाए कि सैलाब बहुत तेज़ी के साथ इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो आप रात भर नहीं सो सकेंगे। लेकिन अगर उसी बस्ती में रहने वाला शख्स, उसको ये मालूम ही नहीं है कि सैलाब आ रहा है या कुछ है, गरचे सैलाब आ ही क्यों ना जाए, लेकिन उस वक्त वो बहुत चैन से सो रहा होगा जैसे आम दिनों में सोता है ना। तो ये फर्क क्यों आ रहा है, इल्म की बुनियाद पे, मालूमात की बुनियाद पे, है ना। तो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आप देखेंगे कि ये इल्म या मालूमात ये जो है असर डालते हैं इंसान के रवैये पर और बिहेवियर पर। अब देखिए इसको आप जहन में रखिए और ऑप्शंस पढ़िए। बाय रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर, पहला ही जवाब क्या है, इंसानों के किरदार को समझ करके या उनका मुहासबा करके वो मदद कर सकता है। ये जवाब सही है या गलत है? बताइए। एग्जैक्टली सही है। अभी मैं इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, मैं बता ही रहा हूँ ना कि मालूमात से बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो अगर वो माहिर नफ्सियात है तो वो यही ना बताएगा कि हाँ देखिए ये चीज़ें उस फलां शख्स को मालूम हुई, ये बातें बताई तो उसका ये रिएक्शन सामने आया। वो लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट कर, कंप्यूटर थोड़ी ना रेगुलेट कर सकता है, वो बस डिवाइस है एक तरीके से, मुर्दा डिवाइस, उसको हम अलग अलग चीज़ों के ज़रिए से अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहरहाल ह्यूमन माइंड उसे अपने हिसाब से डील कर रहा है ना। कंप्यूटर अगर कहीं पर रखा है, अपने आप वो ओपन नहीं होगा, अपने आप वो इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। अगरचे आप रोबोट आ गए हैं, लेकिन रोबोट में भी ये फीड कर दिया गया है कि आपको क्या करना है, तब वो कर पा रहे हैं, उससे बाहर वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंसान इसीलिए कितनी ही तरक्की क्यों ना हो जाए, बहुत सारी इन तकनीकी चीज़ों से अलग है। तो ये किरदार को पढ़ के लोगों के समझ के बताएगा कि हाँ इससे ये फ़र्क आ रहा है, इसी तरीके से वो हेल्प कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है बाय हेल्पिंग द कंप्यूटर साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई हिज पोटेंशियल। अब वो कंप्यूटर साइंटिस्ट की क्या मदद करेगा कि भाई आपके अंदर ये खूबी है, वो तो माहिर नफ्सियात है ना, वो उसकी खूबी को कैसे बता सकता है? जवाब गलत है। बाय अप्लाइंग रिसर्च कंडक्टेड इन ह्यूमन कॉग्निशन, हाँ
कह रहे हैं कि ये कि इंसानों के की शनाख्त के हवाले से जो रिसर्च की जा रही उसको वो उस पर अप्लाई करके, तो वो तो खुद भी नहीं जानता इंसानों के उस पर क्या रिसर्च की जा रही है कि नहीं। वो बस बहरहाल इतना जानता है कि नफ्सियात के हवाले से कैसे इंसान को जांचा परखा जाए, इसलिए ये जवाब भी गलत है। बाय एम्पावरिंग पीपल टू लर्न फ्रॉम अदर्स, अब लोगों को ये बताए वो कि दूसरों से सीखो, तो इससे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट की क्या मदद करेगा, ये जवाब भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए नंबर 4, इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया है उन्होंने, तो नंबर 4 पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक यहां जहां पर लिख देंगे 1 या 2 तो समझ जाइए वहां ऑप्शन है, यहां 1 नंबर डाल दिया है तो यहां पर और लगा के अथवा लगा के दूसरा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो आज चलिए इसका हम दूसरा कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें ये पूछा है कि स्ट्रक्चर को हम कैसे मेंटेन करते हैं। जहां भी स्ट्रक्चर या इस तरीके से किसी भी सिंबल की बात आएगी तो सिंबल या कोई भी ढांचा वो किससे ताल्लुक होता है, स्ट्रक्चर से। तो उसका जवाब आप आसानी से लगाएंगे संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म, याद रखिएगा। इस तरीके से कहीं भी फिगर आ सकता है। An experimenter wishes to study the impact of viewing violent films on the aggressive behavior displayed by adolescents. Identify the dependent variables. यानी कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों से लोगों के रवैये जज्बात पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई बहुत ही हिंसात्मक फिल्म दिखाई जा रही है किसी को, ठीक है, और उसके ज़रिए से उसके रवैये को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। वो रिसर्च कर रहा है। एक प्रयोगकर्ता किशोरों द्वारा प्रदर्शित आक्रामक व्यवहार पर हिंसक फिल्में देखने के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। आश्रित चर को पहचानिए, तो यानी वो किस पर डिपेंड करेगा, कैसी चीज़ों को देखेगा और कैसे इवेल्युएट करेगा। कह रहे हैं कि वो वायलेंट फिल्म्स देखेगा, ठीक है, अग्रेसिव बिहेवियर देखेगा, या एडोलेसेंट्स को देखेगा, या नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट को देखेगा। यानी क्या वो उन फिल्मों का मुहासबा करेगा, या जिन लोगों का अग्रेशन सामने आता है उन्हें या उस रवैये को देखेगा, या उन बच्चों को देखेगा, या नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो अपने नेचर को देखेगा। बताइए सही जवाब क्या है। कैसे वो समझेगा इन चीज़ों को कि हाँ कौन सी फिल्म वाकई हिंसात्मक है, कौन सी चीज़ लोगों के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है, कैसे समझेगा। किंच ऑप्शन बी अग्रेसिव बिहेवियर, तो ये तो किसी भी वजह से हो सकता है। अग्रेसिव बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बाती उबाल आ जाए। तो जज्बाती उबाल कई तरीके से आ सकता है। कोई कुछ खा रहा है, शदीद भूखा है, हम उसकी प्लेट छीन लें, गुस्सा हो जाएगा। कोई बहुत प्यार से बैठा कुछ काम कर रहा है, हम उसको गाली दे के भागाएं, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, रास्ता कायदे से जा रहा है, अपने रास्ते पे जा रहा है, हम ले जाके साइकिल ठोक दें उसको, गुस्सा हो जाएगा। मतलब इससे बात नहीं समझ में आएगी उसका अग्रेसिव बिहेवियर ये नहीं बताएगा कि जो ये इस तरीके से वायलेंट फिल्में हैं उस पर क्या असर डालनी है। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट बताइए कौन सा सही हो सकता है। क्या डी नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटर। अब इससे क्या ताल्लुक कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या नेचर है। अगर सपोज दैट हमें ये काम दिया गया है कि आपको नदी से पानी भर के लाना है, ठीक है, तो अब हम प्यासे हैं या नहीं प्यासे हैं, हमारा पेट भरा है या नहीं भरा है, क्या फर्क पड़ता है इससे। हमें काम दिया गया है ना, हम प्यासे हैं तब भी लाना है और हमारा पेट भरा है तब भी हम लाएंगे। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप पानी लेने मुझे भेज रहे हैं, हमें तो प्यास ही नहीं लगी है, तो भाई आपके लिए थोड़ी ना मंगा रहे हैं पानी, कोई ज़रूरत है तो इसलिए मंगा रहे हैं। तो उसका नेचर क्या है ये डिपेंड नहीं करेगा, समझ रहे हैं। या जैसे अगर सपोज दैट हम किसी भयानक काम में मुलविस हो जाए तो हमारे लिए तो वो काम आसान लगने लगेगा ना। खौफनाक हम फिल्में ही देखते हैं तो अब हम खौफनाक चीज़ें देख के हंस रहे हैं,
लेकिन हम एक बच्चे को बिठाए हुए हैं तो वो बच्चा क्या, वो हंसेगा, रोएगा खौफनाक चीजों पे? तो हमारे नेचर से उसका ताल्लुक नहीं है। हम कैसे हो जाते हैं, हमारा नेचर कैसे हो जाता है, ये सब पर लागू नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? अगर आपको मार धाड़ वाली फिल्में देखने की आदत हो गई है और आपको लगता है ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, तो आप ये सब पर लागू नहीं कर सकते। आप जो आम जहन है उसको सामने रखेंगे। आपके लिए आसानी इसलिए क्योंकि आप यही देख रहे हैं। तो जो चीजें इंसान अपनी रूटीन में ले आता है वो उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। ठीक है? तो ये बात गलत है कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके नेचर को सामने रखेंगे। ठीक है? इसे भी कट कीजिए, एग्रेसिव बिहेवियर को भी कट कीजिए। अब आ जाइए, सी ऑप्शन कह रहे हैं एडोलेसेंट यानी जो बच्चे हैं उनको देखेंगे। बताइए, ये सही है? ऑप्शन सी या ए? चलिए, सी वाले कौन लोग हैं बताइए। एडोलेसेंट का मतलब समझ गए ना? हाँ बताइए बताइए। सी क्यों? देखिए, ये नहीं हमें करना है कि कोई जवाब बस हम ऐसे बता दें। अगर हम बता रहे हैं तो हमारे पास लॉजिक क्या है, हम क्यों मान रहे हैं कि वो जो है बच्चों को या जो किशोर अवस्था में है उनका मुताला करेगा, हम क्यों ये कह रहे हैं बात। हम्म? आप ये बताइए कि आपको मुताला करना है कि बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है हिंसात्मक फिल्में देखने का। ठीक? और आप मुताला करने जा रहे हैं किसका? बच्चों का। सपोज दैट उसमें ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने न कभी फिल्में देखी हैं, न मोबाइल देखा है, न कुछ देखा है, उनका आप लाख मुताला करते रहें, उससे आपको क्या पता चलेगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है ना कि आपको गांव के बच्चे देखने हैं या आपको जो है शहर के बच्चे देखने हैं या वो बच्चे देखने हैं जिन्होंने फिल्म देखी है, ऐसा कुछ लिखा है? तो आप कैसे जनरल चीज जो है उसको देख के आप कैसे अपने जहन में ये बिठा लिए कि हम बच्चे को देखेंगे। सवाल को समझना सीखिए। जितनी बात लिखी है उतनी ही समझिए, एक्स्ट्रा उसके साथ जोड़ के मत समझिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी के बच्चों को देख के कैसे अंदाजा लगा लेंगे कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? लगा सकते हैं कभी? कभी नहीं। तो कोई बात नहीं हुई। सीधा सा तरीका यह है कि जहां से ये प्रभाव आ रहा है हम उसको इवेल्युएट करें। भाई, अगर कमरे में कहीं से पानी लीकेज होने लगता है तो आप दरवाजा थोड़ी खोल के देखने लगते हैं। आप वही उसी जगह को ना आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ देखें यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है, आप वहां पे उसे मरम्मत करवाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो हमें उस जगह को फाइंड आउट करना है। तो अब हम उन फिल्मों को देखेंगे। इसीलिए सेंसर बोर्ड जो है वो ये नहीं है कि बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो कहने लगे कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा हो तो फिल्में पास ही ना हो पाए, है ना? तो एक आम जहन होता है और एक होता है वाकई लॉजिक बेस्ड। तो अगर कोई कह रहा है, कोई एक तस्वीर देख करके देखिए, एक पोस्टर पे कितना बवाल हो जाता है फिल्मों के, होता है कि नहीं? तो अब अगर सिर्फ उस पोस्टर को देख करके फिल्म को बैन कर दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा प्रोड्यूसर का। ये कोई बात नहीं हुई। तो उसका एक बोर्ड है बाकायदा, सेंसर बोर्ड, जो क्या करता है, इवेलुएट करता है कि हाँ देखें ये इसका मंजर क्या है, पस मंजर क्या है, क्यों ये इस तरीके से पेश किया गया है। फिर वो उन चीज़ों को समझ के और फिर लाइसेंस देता है, जो भी होता है ना? मतलब ये नहीं कि वो लोगों को देख रहा है कि हाँ इनको ये चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं। वो क्या देख रहा है? कंटेंट को देख रहा है। तो आप भी चाहे बच्चों के लिए देख रहे हो, नौजवानों के लिए देख रहे हो, बूढ़ों के लिए देख रहे हो, आप उस कंटेंट को देखेंगे कि इसका प्रभाव जो बता रहे हैं खतरनाक आ रहा है, ये वाकई इस तरीके से है या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ पेश की जा रही है, सही चीज़, लेकिन आपने उस तरीके से अपने जहन की तरबियत ही नहीं की है।
आपने कभी देखा ही नहीं, आप एक छोटे दायरे से बाहर ही नहीं निकले हैं, तो आप उन चीजों को नहीं समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत से पोस्टर्स हैं, ऐसी फिल्में हैं उस पे, जिस पे बहरहाल बहुत से मसाइल खड़े हुए, प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ, लेकिन वहाँ वो चीज़ें थी नहीं किसी तरीके से, है ना, बेसलेस चीज़ें होती हैं। तो जो आपका मैटर होता है, मवाद होता है, आप हमेशा उसे अपना मौजू बनाते हैं, उसे रिव्यू करते हैं, और फिर आप कोई फैसला लेते हैं कि ये वाकई है खतरनाक या नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वायलेंट फिल्में वो देखेगा उन चीज़ों को कि हाँ ये वाकई है ऐसे, फिर इवेलुएट करेगा और उसके हिसाब से बच्चों को चीज़ें वो देगा, मना करेगा। अब जैसे हम अगर समझ गए कि ये फिल्म खतरनाक हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब तक बच्चे को दिखा न लें उसे तब तक ना बताएं कि ये खतरनाक है ना। हम अगर समझ रहे हैं, हमारे अंदर इतनी समझ है, तो हम पहले ही बता देंगे उसे कि हाँ ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। समझ गए ना। तो आप अपना साइकोलॉजी आप क्यों पढ़ रहे हैं या कोई भी इल्म आप क्यों हासिल कर रहे हैं? ताकि आने वाली नस्ल के लिए आप आसानियां पैदा करें, यही मकसद है। आप जो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल से कैसे आने वाली नस्ल आसानी से निकल जाए। ओवर ब्रिज का कॉन्सेप्ट आया रोड पर चलते चलते, क्यों आया? ताकि जो भीड़ लग जाती है या एक रास्ता दूसरे रास्ते से कनेक्ट होता है, तो बीच में गाड़ियों को बहरहाल रोकना पड़ता है। कैसे ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जो जिस रास्ते पे जाने वाले गाड़ियां हों, वो कहीं रुके ही ना, सीधे चलती चली जाए। तो ये मसला सामने आया कि हाँ भाई, ये रास्ता इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर जहाँ पे ये दोनों कनेक्ट हो रही हैं, यहीं से ओवरब्रिज दे दिया जाए, ये ऊपर से निकल जाए। तो ये ऊपर से निकल गई तो इनके लिए रास्ता सीधा है। अब ये समझो यहाँ कनेक्ट भी है और नहीं कनेक्ट है, स्पेस में हो गया। आपने आसानी पैदा की ना एक समझ से। अब और चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। अब आप जो है टनल का ज़माना आ गया है। अब पहाड़ों के अंदर भी आप बराह रास्त जो है देखते हैं, सफ़र करते हैं लोग, ट्रेनें जा रही हैं, समंदरों में भी टनल बन रहे हैं। तो ये आसानियां पैदा करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि जब तक हम बच्चे को ले जा करके चौराहे पे खड़े करके दिखाएं ना कि देखो सीधे गाड़ियां आती तो ये दिक्कत होती, या गाड़ी ले चलो हम बताते हैं कैसे फंसती है ट्रैफिक में, तब आपको पता चलेगा। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद समझ जाएगा कि हाँ ये क्यों बनाया गया है। तो आसानियाँ आप इस तरह पैदा करते हैं। जो आपने सीखा उसे शेयर कीजिए, उसे अप्लाई कीजिए, वो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो सही जवाब इसका ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही सिचुएशन है। वक्त कितना हुआ है? चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे। ड्यूरिंग अ प्लांटेशन ड्राइव द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 5 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। सपोज दैट किसी स्कूल में एक प्रतियोगिता या मुकाबला हो रहा है कि दरख्त लगाइए आप लोग, ठीक है, वृक्षारोपण समारोह। अब उसमें क्या हो रहा है कि दरख्तों की एक बड़ी तादाद पौधों की रखी गई है। 5 बच्चे मुंतखब किए गए हैं कि आप लोग 2 घंटे में, 4 घंटे में पौधे लगाइए, जितने लगा सकते हैं। अब उसमें होता यह है कि एक बच्चे ने 5 दरख्त लगाए, एक ने 2 लगाए, एक ने 6 लगाए, एक ने 1 ही लगाया, एक ने 2 लगाए। तो कहा ये जो एक सीक्वेंस निकल करके सामने आया, 1 2 3 4 5, हाँ 5 बच्चे हैं और इन पांचों ने अलग अलग काम किया है, तो ये सीरीज क्या कही जाएगी? समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? बताइए, मैं दूसरी जबान में समझाऊं, दूसरी तरीके से। क्वेश्चन ये है, ये एक बात तो तय है कि बच्चे कितने हैं? 5। वक्त मुतय्यन है कि इतने वक्त में आपको ये काम करना है, ठीक है। अब उस काम को लोगों ने अलग अलग किया। अरे खाने पीने में मिसाल ले लीजिए, ठीक है, आप खाने गए दोस्तों के साथ और ये हुआ कि हाँ आज जितना खा सकते हैं खा सकते। कोई शादी थी, किसी और की भी हो सकती है, आप घुस गए और कोई कंपटीशन कर लिया दोस्तों में कि जो ज़्यादा खाएगा या होगा उसको हम इनाम भी देंगे। खाने में जुट गए तो सब एक जैसे तो नहीं ना खाएंगे, कोई 4 रसगुल्ले खाएगा, कोई 5, कोई 10, कोई 20 भी खाएगा। तो क्या ये जो डिफरेंस सामने आया ये क्यों आया? इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? समझ गए?
यानी जो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं पर पर्सन, इस नंबर को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ये कौन सी सीरीज कहलाएगी। यानी ये ऐसा क्यों नहीं है कि ये सारे के सारे 5 होते, 5 लोग हैं तो 5 5 होते, या ऐसा क्यों नहीं है कि 2 ही 2 होते। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? ऐसा क्यों नहीं है कि 6 6 होते, क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि, बोलिए क्यों नहीं है सेम? फिर उसमें वक्त ले रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कोई भी बोल सकता है। 5 लोग थे तो ये नंबर एक जैसे क्यों नहीं है बताइए? ये इतने सामने की चीज में इतना वक्त ले रहे हैं। अब आए क्या बोल रहे हैं? ये कौन सी बात हुई? क्या अलग अलग होती है? सपोज दैट कि आप जो है 5 लोग आम के बाग में गए, ठीक है, आम के बाग में गए, दूसरी मिसाल समझिए। अब आपको आम के दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, फल बिल्कुल तैयार है, पूरी तरीके से पके हुए। आपको कहा गया ठीक है जितना मर्जी हो खाइए, लेकिन जितना खाइएगा उसे याद रखिएगा कि हम कितने खाए, ठीक है। आने के बाद सबको इस पे लिख देना है रजिस्टर पे। तो आप जाएंगे, खाएंगे, आएंगे, तो क्या सारे के सारे लोग एक ही नंबर लिखेंगे? है कोई ये तय नहीं है कि हाँ सबको एक 4 ही खाने हैं, 5 ही खाने हैं। कहा गया जितना जिसको खाना हो, तो ये नंबर बदल जाएंगे ना। क्यों बदल जा रहे हैं? सीधा सा बोलिए कि हाँ भाई जिसने 4 खाया है तो 4 बताएगा, 5 खाया है तो 5 बताएगा ना, जितना खाओगे उतना ही ना बताओगे। आपके खाने से नंबर बदल रहे हैं, इसमें इतना वक्त ले रहे हैं। इसको कहते हैं वर्क इफिशियंसी, यानी जो आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी। समझ रहे हैं? आप खा रहे हैं तो कितने खा रहे हैं उसकी क्वालिटी, कोई काम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं उसकी क्वालिटी। तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि उस दरख्त में सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप नाम लिख दीजिए, ए बी सी डी ई, ये नाम है बच्चों के। अब ए ने 5 दरख्त लगाए हैं तो वो 5 ही ना बताएगा, या बी ने 2 लगाए हैं ये भी आके बताएगा कि 5 लगाए हैं। प्रिंसिपल तो मौजूद है, देख रहा है ना कि टोटल दरख्त कितने लगे हैं। 2 1 3 6 3 9 2 11 और 5 16, वो देख रहा है 16 दरख्त लगे हैं टोटल। अब ए ने लगाया 5 कि हमने 5 लगाया है, बी ने भी आके कह दिया हम भी 5 लगाए हैं, डी वाले को कोई डरा दिया कि नहीं तुम 2 ही लिखो, ठीक है, इसने भी लिख दिया 5। तो जब 5 5 को वो इवेलुएट करेगा, रजिस्टर देखेगा कि यार ये सब तो बता रहे हैं कि हम 25 लगाए हैं, दरख्त तो हमारे जो है शोबे में 16 ही नजर आ रहे हैं, तो पूछेगा नहीं किसकी गलती है, गलत नहीं हो जाएगी सीक्वेंस। इसका मतलब जो जितना कर रहा है उतना लिख रहा है। इट्स कॉल्ड वर्क इफिशियंसी, यानी काम करने की जो कुव्वत है। आप बताइए इसके अंदर कौन सा जवाब सही है उसके हिसाब से। पहला है डिस्क्रिएट सीरीज है, यानी ये पृथक श्रृंखला का जो है नंबर है, यानी इसलिए लिख रहे हैं कि पहले वो आया फिर दूसरे नंबर पे वो आया तीसरा, तो ये बात गलत है ना। अगर ऐसे होता तो 1 2 3 होता, या 2 3 4 एक्सटेंडिंग होता ऑर्डर। मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड सीरीज तो है ही, जाहिर सी बात है, ये कोई बात नहीं हुई, अलग अलग सीरीजें यहाँ नहीं मिक्स है बल्कि मिल करके एक ही सीरीज बन रही है, ठीक है। जैसे अगर ऐसे ग्रुप होते 5 6 4 का 1, 2 3 4 का 1, फिर 5 6 1 का 1, तो ये होता सीरीजें मिक्स है। यहां पर नंबर मिक्स है और नंबर मिक्स होकर एक ही सीरीज बन, ठीक। सी है फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया ही, काम करने की जो ताकत है, कितना काम किया, ये वही तो है सही जवाब, फ्रीक्वेंसी सीरीज। सही है, समझ गए ना। डी है इंडिविजुअल सीरीज, हर एक की अपनी सीरीज है नहीं, हर एक का अपना नंबर है, इसलिए ये जवाब भी गलत है। समझ गए सब लोग? इतना आसान सा सवाल, इतना वक्त लिया आप लोगों ने,
इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये नंबर देख करके ये कुछ है, मैंने स्टेट्स आपको पढ़ाए भी हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बहुत थका दिया। ठीक है, तैयार हो करके आइए, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इन्हें भेज दीजिए अफजल। ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेटर से ले लीजिए, अपने तौर पर उसे सॉल्व करके आइए, फिर हम भी यहाँ पर आपके साथ शामिल होकर के इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।